हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है हमारा उसे कंटिन्यू करेंगे, इंट्रोडक्शन टू इक्विलिब्रियम ज्योमेट्री। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, पुश योरसेल्फ बिकॉज नो वन एल्स डूइंग इट फॉर यू। ठीक है, तो आप अपने को खुद पुश करें। ठीक है, कहने का मतलब है आपको खुद को अपने को पुश करना है। कोई दूसरा आपके लिए नहीं करने वाला, कोई दूसरा आपको नहीं मोटिवेट नहीं करेगा आज की डेट में कि यार कर, तू कर, तुझे ये करना चाहिए। बहुत कम होगा जहाँ पे आपको बट पुश करना अलग चीज होता है, मोटिवेट करना अलग चीज होता है। पुश मतलब अपने को पुश करना कि नहीं, मुझे कैसे ना कैसे करके करना है। मुझे सुबह टाइम से उठना है, टाइम से मेरे को बिल्कुल अपना जो भी आपको सुबह उठ के जो भी आपका गोल है उसकी तरफ कि ग्राउंड में जाना है, फिजिकल भी फिट रहना है। ठीक है, पढ़ाई भी करनी है। ठीक है, मतलब हर चीज वक्त के साथ हो तो अपने को पुश करो आपकी नहीं मुझे चीज करनी है। कोई भी आपके गोल हो, ठीक है, आपको पुश करो कि नहीं मुझे मैथ्स का चैप्टर पूरा करना है, मुझे इंग्लिश का चैप्टर पूरा करना है, कैसे भी करके। कोई दूसरा आके नहीं बोलेगा आपको ये चैप्टर पूरा कर, आपको खुद को पुश करना है अपने आप को। ठीक है, तो ये है। अब आगे जो है हम करते हैं अपनी क्लास शुरू। और जो हमने कल इसके क्वेश्चंस करना स्टार्ट किए थे, है ना, उसी पे आगे बात करते हैं। ट्रू फॉल्स हम कल कर रहे थे। ठीक है, तो ये पहले के दो तो हम कर चुके हैं। ठीक है, पहले के दो तो हम कर चुके हैं। और अब आते हैं तीसरे पे। अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड। दो एक समाप्त रेखा नहीं, शांत रेखा को या टर्म को दोनों ओर से अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। तो ये आपको कल ही समझाया था, मैंने समझाया था कि नहीं समझाया था। कल हमने इस पे बात भी की थी टर्मिनेटेड लाइन का। तो बताओ जरा क्या होगा इसका आंसर। देखेंगे, पोस्टुलेट 3 था हमारे पास, है ना। ये पोस्टुलेट 3 था हमारे पास कि टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड, है ना। कौन सा था? टर्मिनेटेड लाइन। टर्मिनेटेड लाइन आप देखेंगे, अगर हम बात करें पोस्टुलेट 1, ठीक है, टर्मिनेटेड लाइन है, ए बी कोई लाइन है, तो इसको मैं कहीं भी आगे या बी से या ए से कहीं से भी आगे जितना भी इंट्रोड्यूस करना चाहूँ या इसको प्रोड्यूस करना चाहूँ उतना प्रोड्यूस कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका क्या हो जाएगा, ये आपका हमारा आंसर हो जाएगा ट्रू। तो दूसरा कथन जो है हमारा क्या हो जाएगा, दिस विल बी, सॉरी दूसरा नहीं तीसरा, अच्छा दूसरा भी नहीं किया फिर तो हमने अभी ना दूसरा भी कर दे, तो ये हो जाएगा ट्रू। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा, टी लिख देता हूं। दो भिन्न बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखाओं की संख्या अनंत है। दो भिन्न बिंदुओं से, देयर आर इन्फाइनाइट नंबर ऑफ लाइन विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। देयर इन्फाइनाइट नंबर ऑफ लाइन। सोचो क्या बोल रहे हैं, ट्रू होगा फॉल्स। कराने के लिए मैं आपको एकदम करा दूं, बट आप लोगों की भी जो सोचने की क्षमता बढ़नी चाहिए, है ना, सोचने की स्किल जो आपकी वो होनी चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है बच्चों। ऐसा क्यों? अब देखो, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल, मैं बोलता हूं दो सर्कल आर इक्वल हैं। ठीक है, दो सर्कल्स आपके इक्वल है, तो इक्वल कब होंगे, जब उनके रेडियस, अगर मैंने बोला एक सर्कल बनाओ 3 सेंटीमीटर का रेडियस हो और एक सर्कल बनाओ जिसकी त्रिज्या हो 5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आपको पता ही है, त्रिज्या कैसे होती है, त्रिज्या कैसे नापी जाती है। तो यहां से हमने जो है सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमने 3 सेंटीमीटर का स्केल लिया। ठीक है, और यहां से जो है एक सर्कल बना देंगे 3 सेंटीमीटर का। तो एक 3 सेंटीमीटर का सर्कल बना दिया और एक स्केल लेके 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। फिर वहां से भी हम क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे। तो वहां से भी एक हम सर्कल बनाएंगे। तो ये हमने क्या किया, इसकी जो त्रिज्या थी ये थी सेंटर से 3 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या थी 5 सेंटीमीटर। तो आपको दिख रहा है कि भाई एक सर्कल छोटा है एक सर्कल बड़ा। सब डिपेंड करता है उसके रेडियस पे। छोटा रेडियस होगा तो सर्कल छोटा होगा, बड़ा रेडियस होगा तो सर्कल बड़ा होगा।
अब यहाँ पे देखने को हमको ये मिला, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि अगर यदि इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई, अगर दो सर्कल्स इक्वल हैं तो उनके रेडियस भी इक्वल होंगे। बिल्कुल सही बात बोली। अगर ये दो सर्कल इक्वल है, अगर मैं एक सर्कल और बना दूं, ठीक है, 3 सेंटीमीटर, तो दोनों सर्कल इक्वल है। दोनों सर्कल इक्वल क्यों? क्योंकि इनके रेडियस इक्वल है ना, सिंपल सी बात। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी ट्रू हो जाएगा। फिर बोल रहा है आकृति 5.9, इफ ए बी इक्वल्स टू पी क्यू एंड पी क्यू इक्वल्स टू एक्स वाई देन ए बी इक्वल्स टू एक्स वाई। तो देखिए जरा क्या ये बोल रहे हैं, इसको यहां से उठाते हैं। चलिए क्या बोल रहा है, यदि ए बी बराबर पी क्यू है, पी क्यू बराबर एक्स वाई है, इफ ए बी इक्वल्स टू पी क्यू एंड पी क्यू इक्वल्स टू एक्स वाई देन क्या ए बी एक्स वाई के बराबर होगा? सबसे पहला एक्सियोम हमने ये पढ़ा था, ठीक है, आपको याद होगा। सबसे पहला मैंने आपको बताया था, अगर ए बी बी सी के बराबर है, या मैंने आपको एक चीज बताई थी यहाँ पे कि हमने एक चीज बात यहाँ की थी, क्या बोला था, जब कोई दो चीज आपस में बराबर हो, है ना, कौन सी बात की थी वो दिखा दो पहले। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, यानी कि वो वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के सॉरी एक दूसरे के बराबर होती है ना। ये बात याद आई, ये हमने पढ़ी थी। तो अब आप यहाँ देखेंगे इफ ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, अच्छा कौन सा क्या था इसमें फिर से समझ लो। अगर सर ए बी के बराबर है और सर बी जो है सी के बराबर है, ए जो है बी के बराबर है और बी सी के बराबर है, तो मैं कह सकता हूं कि ए और सी भी आपस में क्या है? बराबर है। सिंपल सी बात है ना। अगर अब देखो आप, अगर ये ए बी जो है पी क्यू के बराबर है, यानी कि सर ए बी अगर 5 सेंटीमीटर है तो पी क्यू भी कितना है? 5 सेंटीमीटर है। और सर पी क्यू जो है एक्स वाई के बराबर, यानी अगर पी क्यू 5 है तो एक्स वाई भी 5 है। तो क्या ए बी और एक्स वाई इक्वल है? तो आप बोल ए बी और एक्स वाई इक्वल, यस बिल्कुल इक्वल है। तो आपका क्या हो जाएगा? आपका ये पार्ट भी ट्रू हो जाएगा। आई बात समझ में? कहने का मतलब अगर कोई दो चीज यानी कि यहाँ पे ए बी और एक्स वाई वो दो चीज है, किसी सेम चीज के बराबर हो, सेम चीज कौन है? पी क्यू दोनों ही पी क्यू के बराबर है, तो आपस में ए बी और एक्स वाई भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात। ठीक है, कॉपी कर लेंगे इसको भी। क्वेश्चन बोला गया है, बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा इसमें ऐसा है नहीं। इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, इफ अ पॉइंट सी, कोई पॉइंट सी है वो लाई करता है ए और बी के बीच में, इतनी इंग्लिश तो हमें आती है ना। आप ये मत सोचो कि आप मैथ्स हिंदी में पढ़ते हो तो आप हिंदी में, भाई इतनी इंग्लिश तो आपको आती है, इंग्लिश सब्जेक्ट भी तो पढ़ते हो, है ना, आगे जाके आपके काम ही आएंगे, आगे जाके आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगा। इफ अ पॉइंट सी, कोई पॉइंट सी है लाई बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी के बीच में लाई करते हैं, सच दैट ए सी इक्वल्स टू बी सी, इस तरीके से कि ए सी जो है बी सी के बराबर हो जाता है, देन प्रूव दैट कि ए सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, एक्सप्लेन बाय ड्रॉइंग द फिगर। ठीक है, क्वेश्चन को लिखेंगे और समझेंगे इस बात को हम क्या बोलना चाहते हैं। चलिए बताओ मैं, चलिए देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि भैया कोई 2 पॉइंट्स ए और बी है, तो हमने यहां कोई दो पॉइंट्स ए और बी ले लिए, ठीक है। और बोल रहे हैं इफ अ पॉइंट सी लाई बिटवीन, पॉइंट सी जो है इसके बिटवीन, यानी बीचों बीच कहीं पॉइंट सी है, तो हमने पॉइंट सी यहां बीच में कर दिया। सच दैट ए सी इक्वल्स टू, और इस तरीके से है कि जो ए सी है वो आपके बी सी के बराबर है, ठीक है। तो ए सी जो है बी सी के बराबर है, तो गिवन, स्टार्ट करेंगे, फिर हमने बना दिया सर ए सी जो है बी सी के बराबर दे रखा है, ये हमें गिवन है। हमें प्रूव करना है, टू प्रूव हमें क्या करना है, टू प्रूव हमको ये करना है कि सर जो AC है, जो AC है वो इक्वल्स टू है हाफ ऑफ AB के। प्रूव करना है कि जो AC है वो हाफ ऑफ AB का आधा है ना, हाफ ऑफ AB है। तो आइए कैसे करेंगे, प्रूव करते हैं।
प्रूफ में आप देखेंगे। अच्छा एक बात बताओ, जो ये पूरा ए बी है, ये जो पूरा ए बी है, ये किस किस से मिलके बन रहा है? ए सी प्लस बी सी। ए सी प्लस सी बी लिखो चाहे बी सी लिखो, बात एक ही है ना। ए सी प्लस सी बी बोलो चाहे बी सी बोलो, बात एक ही है, तो बी सी बोल देते हैं ना, बोलने में सही लगता है। ए सी प्लस बी सी, ठीक है। तो सर हमको साथ साथ क्या प्रूविंग में देखना है कि प्रूविंग है क्या, है ना। प्रूविंग में मुझे ए सी और ए बी चाहिए, तो बी सी यहाँ पे हमें हटाना है। ठीक है, अब यहाँ देखो ए बी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, और ए सी बराबर है, तो इस बी सी की जगह भी मैं ए सी लिख लूं, है ना, लिख सकते हैं। यहाँ आप लिख दो, रीजन दे दो, बिकॉज हमें गिवन दे रखा है, गिवन है कि ए सी और बी सी आपस में बराबर है। तो ए बी बराबर हो जाएगा ए सी प्लस ए सी बच्चों, 2ac हो जाएगा। बट हमको तो क्या प्रूफ करना है? हमको तो ये प्रूफ करना है कि जो AC है वो हाफ ऑफ AB है। तो इस 2 को मल्टीप्लाई में 2 इधर आ जाएगा, AB अपॉन 2 इक्वल्स टू AC, और आपने प्रूफ कर दिया। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखते हैं, इसको AC इक्वल्स टू, जैसे हाफ ऑफ AB ना, 1 इंटू AB अपॉन 2, ये नीचे आ जाएगा, है ना। और क्योंकि हाफ एक नंबर है और AB एक चर है या वेरिएबल है, तो उसको हम हाफ अलग लिख देते हैं। आप लिख दो ये भी सही है, या फिर आप AC इक्वल्स टू हाफ अलग लिख दो, AB अलग लिख दो, ये भी सही है, बात एक ही है। हैंड्स प्रूफ, हमने प्रूफ कर दिया कि जो AC है वो AB का आधा है, हाफ ऑफ AB है। आई बात समझ में? था बढ़िया क्वेश्चन, कॉपी कर लेंगे। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अबव क्वेश्चन पॉइंट सी इज कॉल्ड द, जो इससे ऊपर वाला क्वेश्चन, जो यानी इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने किया, इसी की बात कर रहा है। इन अबव, ये हिंदी में मैं इसमें ला नहीं पाया क्वेश्चन, तो आप इसमें समझने की कोशिश करें। ठीक है, इस बार लेन ला नहीं पाया, नेक्स्ट क्वेश्चन से आ जाएंगे। इन अबव क्वेश्चन यानी प्रीवियस क्वेश्चन में, इससे पहला जो क्वेश्चन है, पॉइंट सी इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। हम कह सकते हैं कि पॉइंट सी क्या है? लाइन सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट है। बिल्कुल कह सकते हैं कि ऐसा क्यों कह सकते हैं कि सर सी जो है मिड पॉइंट, मिड पॉइंट मतलब क्या होता है? मध्य बिंदु। मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु, है ना। मध्य बिंदु क्या करता है? कोई भी किसी चीज के मध्य में होगा, कोई भी किसी चीज के बीचों बीच होगा, तो उसको दो बराबर भागों में बांट रहा होगा। यही तो होता है ना मध्य बिंदु का काम, तो उसका मिड पॉइंट है। ठीक है सर, ये मिड पॉइंट है। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो आपको ये प्रूफ करना है कि एक रेखाखंड में केवल एक ही मध्य बिंदु हो सकता है। बात तो जायज बोली उसने, भाई अगर मेरे पास ये रेखाखंड है, मेरे पास ये लाइन सेगमेंट है, इसका नाम ए बी है, तो इसमें क्या है? एक ही मध्य बिंदु तो होगा, दो थोड़ा मध्य बिंदु होंगे, दो मिड पॉइंट थोड़ा होंगे। इस लाइन सेगमेंट में एक ही मिड पॉइंट होगा, एक ही मिड पॉइंट होगा, ये एक ही मिड पॉइंट, जो भी आप इसको नाम दे दो। बट तो इसको प्रूव करना है कि भैया प्रूव करो कि इसके एक ही मिड पॉइंट होगा। बताओ कैसे करोगे, थोड़ा सोचो। चलो देखो, ये चैप्टर ही काफी लॉजिकल है ना। तो देखिए गिवन क्या दे रखा है हमको। सबसे पहले गिवन में बात करते हैं कि सी इज द मिड पॉइंट, है ना। ये सी जो मैं मान लेता हूं, ये सी क्या है? एक मिड पॉइंट है। सी जो है मिड पॉइंट है गिवन। और कोई भी चीज बीचों बीच है ना, कोई भी चीज अगर बीचों बीच है, अगर ये पॉइंट है, तो ये क्या, ये पूरे का, ये ए बी का ये पूरा क्या होगा? आधा होगा ना। अगर ये ए सी है, ये पूरा ए बी का, ए सी जो है पूरे ए बी का कितना होगा? आधा होगा, है ना। बीच में है तो आधा ही तो होगा। सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी, तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि जो ए सी है वो पूरे ए बी का आधा है। पहली क्वेश्चन मान लो, जो ए सी है वो पूरे ए बी का क्या है? आधा। ठीक है, तो मान लिया आपने इस बात को। फिर अब देखो, आप मान लो लेट डी इज अनदर मिड पॉइंट। मान लो लेट डी इज, हमने माना कि डी एक अनदर मिड पॉइंट, एक और मिड पॉइंट है यहाँ पे कहीं डी। ठीक है, डी जो है अनदर मिड पॉइंट, लेट डी इज अनदर मिड पॉइंट। डी जो है हमारा एक अनदर मिड पॉइंट है। अगर डी मिड पॉइंट मान ले तो कोई पॉइंट है डी, तो डी भी एक मिड पॉइंट मान लेता हूं। अगर डी मिड पॉइंट है तो आप बोल सकते हो जो ए डी है वो भी क्या होगा? ए बी का हाफ होगा। भाई अगर आप डी को मध्य बिंदु मान रहे हो, तो डी मध्य बिंदु क्या करता है? पूरे का आधा होता है, तो ये भी आधा होगा। तो अब आप यहां देखें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड,
फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरे से मुझे ये बात पता लगती है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मुझे ये बात पता लगती है कि भैया दोनों ही हाफ ऑफ ए बी के बराबर है, तो ए सी और ए डी आपस में क्या होंगे, बराबर होने चाहिए। भाई ये दोनों हाफ ऑफ ए बी के तब हो सकते हैं जब ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना। जब ए सी और ए डी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कि एक ही जगह होंगे ए सी और ए डी, तभी ये पॉसिबल है। तो इट मीन्स सी एंड डी, इसका मतलब क्या है, देयरफॉर इट मीन्स सी एंड डी कोइंसाइड ईच अदर। कोइंसाइड ईच अदर मतलब कोइंसाइड ईच अदर या कोइंसाइड, कोइंसाइड सिंपल, कोइंसाइड मतलब क्या होता है बच्चे, अभी हमने पढ़ा भी था पोस्टुलेट में, एक के ऊपर एक, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, कोइंसाइड बोलते हैं। तो ये यानी कि जो डी होगा वो भी किसके ऊपर होगा, इसी पॉइंट के ऊपर होगा, तो पॉइंट आप डी भी बोल दो, सी और डी एक के ऊपर एक, है ना, कोइंसाइड। तो देयरफॉर आपने चीज प्रूव कर दी कि एक लाइन सेगमेंट में केवल एक ही मिड पॉइंट होगा, पॉइंट का नाम आप कितने दे दो, बट जो पॉइंट है वो एक ही होगा। देयरफॉर ईच लाइन सेगमेंट हैज, एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन मिड पॉइंट। ठीक है, एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन। एक आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं और ये चैप्टर खत्म। चलिए इसको देख लें फटाफट और ये चैप्टर भी खत्म। क्या बोल रहा है, इफ ए सी इक्वल्स टू बी डी, अगर ए सी जो है बी डी के बराबर है, गिवन क्या दिया गया है आपको, ए सी जो है बी डी के बराबर है, देन प्रूव दैट ए बी, आपको प्रूव करना है कि ए बी और सी डी भी इक्वल है। तो प्रूव करो कि ए बी और सी डी भी इक्वल है, तो आओ प्रूव करते हैं इसको, सिंपल है। हमें क्या बोल रहा है कि ए सी और बी डी आपस में बराबर है, ए सी और बी डी बराबर है, ए सी देखो किसी से मिलके बन रहा है, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी मिलके क्या दे रहा है, पूरा ए सी दे रहा है ना, ए बी प्लस बी सी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं सर ए बी प्लस बी सी जो है ए सी दे रहा है, और बी डी की बात करूं तो बी सी प्लस सी डी पूरा बी डी बन रहा है, बी सी प्लस सी डी। अब ये बी सी इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, तो इसको डायरेक्ट एक स्टेप कम कर रहा हूं, बीसी से बीसी कैंसिल हो गया, तो आपने यहाँ प्रूव कर दिया कि जो ए बी है वो सी डी के बराबर है। ठीक है, हैंड्स। तो इस तरह से क्वेश्चन होते हैं इसके, और बहुत छोटी एक्सरसाइज थी, एंड ये चैप्टर भी हमने इंट्रोडक्शन टू इक्विलिब्रियम ज्योमेट्री, ये भी हमने क्या कर दिया है, अपनी तरफ से फिनिश कर दिया है। तो मिलेंगे आपसे अब अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, जो कि लाइन एंड एंगल्स, उसके कुछ बेसिक्स सीखेंगे पहले, रेखा और कोण, फिर आगे बात करेंगे। तो मिलते हैं आज कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस